कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है टॉपिक अपसारी और अभिसारी चिंतन क्या है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपको थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा के लिए आपका अपसारी और अभिसारी चिंतन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता को भी जान पाएंगे। अपसारी और अभिसारी चिंतन को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर चिंतन होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिंतन क्या है, एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो प्राणियों में होती है, अर्थात ये जानवरों में नहीं होती। जिस मनुष्य में चिंतन की प्रक्रिया नहीं है वो जानवर के समान है। और चिंतन आप करते कब है? जब आपके सामने कोई समस्या आती है ना। जैसे आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, अचानक से बाइक बंद हो जाए तो आप चिंतन करेंगे कि बाइक बंद क्यों हुई है, या तो पेट्रोल खत्म हो गया है तो इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत उस समय होती है जब हमारे सामने कोई समस्या आती है। क्रो एंड क्रो की एक परिभाषा है यहाँ पे, ये आपसे सीटेट में नहीं पूछी जाएगी, बट आप जान लीजिए किसी बालक में, और अगर आप अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, तो वहां पे परिभाषा पूछी जाती है, इसीलिए हमने इसको इसमें सम्मिलित किया है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलभूत आधार है। ये कहा है किसने? क्रो एंड क्रो ने। रॉस महोदय ने कहा कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है। अब आइए देखते हैं चिंतन होता कितने प्रकार का है। सामान्यतः चिंतन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रत्यक्षात्मक मूर्त चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन। क्वेश्चन आपसे यह नहीं पूछेगा कि चिंतन कितने प्रकार का होता है, क्योंकि प्रकारों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया गया है। अच्छा, शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे प्रत्यक्षात्मक या मूर्त का मतलब क्या है। मूर्त का मतलब जो आपके सामने हो, प्रत्यक्ष का मतलब ही वही हुआ। तो बालक सर्वप्रथम प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास करता है। भाई शैशवावस्था में जो बच्चा होगा उसी के बारे में चिंतन कर पाएगा जो चीज उसके सामने हो। पहली बात, शैशवावस्था में चिंतन का अभाव पाया जाता है, उतना अच्छे से चिंतन कर ही नहीं पाएगा बच्चा। लेकिन शुरुआत जो होगी चिंतन में, जब भी बच्चे में शुरुआत होगी चिंतन की, तो सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक चिंतन की शुरुआत होगी। मतलब ये हुआ जो चीजें उसको दिखाई जाएंगी, जो चीजें उसको प्रत्यक्ष रूप में दिखेंगी, उसी के बारे में वो चिंतन कर पाएगा। जब किसी वस्तु घटना के प्रत्यक्षीकरण से विचार विमर्श करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहते हैं। कल्पनात्मक चिंतन क्या है? तो जब आप कल्पना द्वारा किसी भी टॉपिक के बारे में सोचें, नए संबंधों की खोज करें, ये होता है कल्पनात्मक चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन क्या है? जब आप प्रतीक और चिन्हों के आधार पर चिंतन करें। तार्किक चिंतन क्या है? ये सबसे उच्च स्तर है, ये किसी समस्या के समाधान से संबंधित होता है। तार्किक चिंतन। चिंतन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे आप किसी के टॉपिक के बारे में, कोई समस्या आती है उसके बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले क्या, उसकी प्रतिमा आपके माइंड में बन जाती है ना। जैसे हम कहें आपसे कि सोचिए आप, अगर आप किसी विद्यालय में सरकारी मास्टर बन गए तो वहां पे आपकी कक्षा में एक ऐसा बच्चा आता है जो शारीरिक रूप से अपंग है, प्रतिमा बन गई होगी आपके माइंड में, है ना। फिर भाषा, जो हमने बोला आपके माइंड में भाषा चल रही होगी, ऐसा ऐसा होगा। संप्रत्यय, आपके माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट बन गया कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ हो रहा होगा, ऐसा विद्यालय होगा, वहां पे कुछ बच्चे होंगे, एक चेयर पड़ी होगी। जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं गवर्नमेंट वाले, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बनने लगा होगा। फिर क्या है? प्रतिज्ञप्ति। ये क्या है? विभिन्न समस्याओं को जोड़ करके, कई सारी समस्याएं जब आए आपके सामने, उनको एक साथ मिला करके आप जब चिंतन करें तो ये कहलाता है आपका प्रतिज्ञप्ति। अब बात करते हैं जिससे प्रश्न आपकी परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं, चिंतन के प्रकार। देखिए ये भी वर्गीकरण है चिंतन का, और वो भी है आपके सिलेबस में, आपकी परीक्षा में प्रश्न यहां से बनता है। तो पहला है सोली चिंतन। सोली चिंतन क्या है? अपने विचारों में खोना। जैसे गोवा की सैर करना। कभी कभी हम खो जाते हैं कि बढ़िया सा हमारा एग्जाम सीटेट निकल गया है, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी सी शादी होगी, जॉब होगी, फिर बढ़िया हनीमून पे जाएंगे, गोवा की सैर करेंगे। तो ये होता है सोली चिंतन। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कहा जा रहा है इस प्रकार के चिंतन में समस्या का समाधान नहीं होता है। ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे यथार्थवादी चिंतन। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता से, तो इसका संबंध होगा वास्तविकता से और समस्या समाधान से। यहाँ पे 3 भागों में इसको बांटा गया, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। डायरेक्टली आपको वीडियोज में यही पढ़ा दिया जाता है, ये वाला और ये वाला। ये चीजें जो हमने आपको बताई है थोड़ा सा डीप है, बट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपका अगर बेस मजबूत होगा तो प्रश्न कहीं से भी आएगा, आप कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट दिया किसके द्वारा गया? अपसारी और अभिसारी चिंतन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया गया गिलफोर्ड के द्वारा। कब दिया? तो 1956 में इन्होंने दिया।
अपसारी चिंतन को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसको हम आगमनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। अब होता क्या है ये समझिएगा। जब पहले आप जो लिखा हुआ है उस भाषा में समझ लीजिए, फिर हम आपको अपनी भाषा में समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है। मतलब आप उसके बारे में कल्पना करें। सृजनात्मकता का मतलब क्या है, अभी आगे हम बताएंगे आपको। सृजनात्मकता का प्रयोग करता है उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अपसारी चिंतन का डायरेक्ट संबंध क्या है? एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार के चिंतन को कहते हैं अपसारी चिंतन। और इसके द्वारा खोजा गया समाधान जो होता है वो होता है मुक्त अंत, यानी ओपन एंडेड। इसमें बढ़ावा किसको दिया गया? तो सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। यहां पे भी आपने देखा कि सृजनात्मकता का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हम आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं और सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ सृजन कर रहे हैं। एक से अधिक उत्तरों का क्या है? सृजन कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, अपने विचारों को शामिल कर रहे हैं। तो ये होता है सृजनात्मक चिंतन। उदाहरण से समझिए, जैसे हम आपसे पूछें कि अगर 10 बच्चे हो क्लास में, ठीक है, आपसे पूछे कि अगर आप सीटेट पास हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तो अलग अलग आंसर आएगा, है ना। कोई कहेगा हम केवीएस की तैयारी करेंगे, कोई कहेगा हम सुपर टेट की तैयारी करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हम बीएड बीटीसी तो कर लिए हैं, टेट पास कर लेंगे, लेकिन हमारा ड्रीम कुछ और है ना। कुछ लोग कहते हैं ना यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, एक से अधिक आंसर आ रहे हैं। या ऐसे हम आपसे पूछ ले कि यदि आपके घर में लाइट से जो फैन चल रहा है, या कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, यदि पानी ना होता तो क्या होता, तो यहां पे भी कई सारे आंसर आएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर पानी नहीं होता तो हमारी प्यास कैसे आती, हम कैसे पीते, कैसे खाना बनता। तो यहां पे डिफरेंट आंसर आएंगे। बट अगर हम आपसे पूछ ले कि भारत की राजधानी क्या है, तो उत्तर क्या रहेगा? सिर्फ एक उत्तर है उसका, वो है क्या? नई दिल्ली। या हम पूछ लें आपसे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उसका भी एक उत्तर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? एक उत्तर है। तो जहां पे एक उत्तर होगा वो क्या होगा? वो आगे होगा अभिसारी। एक उत्तर जहां पे होगा उसको हम कहेंगे क्लोज एंडेड अभिसारी। ध्यान रखिएगा, जहां पे एक उत्तर, हम बार बार बता रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे लोग, इसलिए इसको लिखिए। एक से अधिक जब हो, कई सारे उत्तर हो, तो अपसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग इसको कहते हैं। सृजनात्मक चिंतन भी इसी को कहते हैं। सृजनात्मकता हमने आपसे बताया था कि आगे बताएंगे। तो सृजनात्मकता क्या होती है? वैसे तो आप सामान्य शब्दों में जानते होंगे, कुछ नया करना, ठीक है। नया करना मतलब कुछ क्रिएटिविटी दिखाना, कुछ एक अगले लेवल तक सोचना, ठीक है, कुछ नया करना जो इससे पहले कभी ना हुआ हो। तो समस्याओं के मौलिक और आपसी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग की। पहले आपने क्या पढ़ा? डाइवर्जेंट, अब क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। इसमें क्या है? इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, समस्या का एक ही हल होता है। हमने आपको बताया ना कि भारत की राजधानी एक ही है, ताजमहल कहाँ है? आगरा में, सिंपल सा आंसर। बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि भगवान शिव का मंदिर कहाँ है, बहुत जगह है, डिफरेंट आंसर आएगा क्लास में अगर आप पूछेंगे। अंतर समझ गए? वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको डाउट वाले सारे वीडियो हम दे रहे हैं। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, ये वाला वीडियो कल अपलोड हुआ था। मैप वाले क्वेश्चन कराए हैं, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन ईवीएस में जो आते हैं वो कराए हैं, थीम वाले कराए, सब कुछ कराया जा रहा है सिलेबस के हिसाब से। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, क्योंकि जितने लोग देखते हैं, जैसे 100 लोगों ने देखा है तो सिर्फ 10 ही लोग लाइक करते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो सभी लोग लाइक करेंगे इस वीडियो को। टारगेट रखते हैं कि इस पे आप 5000 लाइक पहुंचा देंगे। बहुत छोटा सा टारगेट है कि 5000 लाइक करने आपको। देखते हैं आज। चलिए, तो अभिसारी चिंतन क्या है? इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता, क्योंकि फिक्स आंसर हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? निगमनात्मक चिंतन। क्योंकि आपने पढ़ा निगमन में क्या होता है। निगमन विधि से अगर हम इसको जोड़ें तो निगमन में आप सूत्र रख करके आंसर निकाल लेते हैं, इसीलिए एक आंसर होगा इसका। या फिर हम आपको ऐसे समझाएं कि 4 + 3 अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? फिक्स आंसर आएगा ना, 7 ही आएगा, ठीक है, एक फिक्स आंसर आएगा। लेकिन अगर हम आपसे इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछें कि 7 को हम किन किन तरीकों से जोड़ सकते हैं, तो वहां पे कई सारे आंसर आ जाएंगे। कोई कहेगा 6 + 1 7, कोई कहेगा 5 + 2 7, कोई कहेगा 4 + 3 7, कोई कहेगा 3 + 4 7, कोई कहेगा 2 + 5 7। तो जब कई सारे आंसर आए तो वो अपसारी, जब कई सारे आंसर आए तो वो अपसारी, जो पहले हमने आपको बताया। जब एक ही आंसर हो, 4 + 3 =
सात, साथ ही आएगा, फिक्स है बिल्कुल, तब यहां पे अभिसारी होगा। इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। आलोचनात्मक चिंतन क्या है? ये तीसरा प्रकार इसी में का है। पहले आपने पढ़ा अपसारी, फिर अभिसारी, ये आलोचनात्मक है। इसमें क्या होता है? इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या सत्य को स्वीकार करने से पहले, आलोचना का मतलब ही होता है कि उनके जो भी आप जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, उनके गुण और दोष दोनों की ही आप परख करें। तो ये होता है आपका आलोचनात्मक चिंतन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस करिए। पहला प्रश्न है आपके सामने, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। 10 क्वेश्चन का टेस्ट है, कमेंट करके आपको बताना है कितने आपके सही हो रहे हैं थ्योरी कराने के बाद। यही तरीका है वीडियो बनाने का। हालांकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि सर्च करना पड़ता है कब कब क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से, पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, तब ये क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, क्योंकि किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे एक पास सारे क्वेश्चन। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चेक करिए कितने आपके सही हो रहे हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा या फिर प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करिएगा। यहां पे आंसर जाएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे सही होगा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, ये हमने थ्योरी में नहीं लिखा है, यहां पे आप समझ लीजिएगा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो एक ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, और आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स के बाहर। तो किससे संबंधित होगा? आप समझ ही गए होंगे। तो ये संबंधित होगा अपसारी चिंतन से। सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? प्रश्न संख्या 4, सृजनात्मकता से कौन सा संबंधित है? तो यहां पे आंसर क्या जाएगा? अपसारी चिंतन। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है, प्रस्थायी। 2018 का प्रश्न है ये, रिपीट होगा फिर से इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पक्का। तो अलग अलग कह रहा है, मतलब कई सारे आप सोच रखते हैं, यहाँ पे कई सारे विचार हैं। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? सृजनात्मकता से, क्रिएटिविटी से। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ये प्रश्न आप लोग बहुत ज्यादा लोग गड़बड़ कर देते हैं। अगर आपका उत्तर यहाँ पे अपसारी है, मुक्त अंत है, तो गलत है। आंसर जाएगा विश्लेषणात्मक। सीटेट सितंबर 2014 का प्रश्न है, चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी किताब में कुछ और दिया है तो भाई सही कर लीजिएगा। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ये किस प्रकार का प्रश्न है। तो कैसे बच्चा इसका आंसर करेगा? विश्लेषण करेगा ना, एनालिसिस करेगा कि ग्रेड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और अंक वाली जो प्रथा है उससे क्या फायदे क्या नुकसान है। तो ये जो विश्लेषण करेगा, तो ये किस प्रकार का प्रश्न है, इसीलिए इसका आंसर जाएगा विश्लेषणात्मक प्रश्न है, एनालिटिक। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने पूछा क्या जा रहा है? नहीं है पूछा जा रहा है। तो जब आप आकलन करते हैं, रचनात्मक आकलन, कुछ बच्चे को आप असाइनमेंट देते हैं, कुछ प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, तो खुले अंत वाले प्रश्न हो सकते हैं, उसमें प्रोजेक्ट हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन उसका ये उद्देश्य नहीं है कि आप क्रम निर्धारित करें कि तुम फर्स्ट हो, है ना, फर्स्ट डिवीजन हो तुम, या तुम क्लास में टॉप 10 में हो, ये उद्देश्य नहीं होता है इससे। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन के साथ, डैश के साथ, इसका उत्तर आपकी किताब में 99% गलत होगा। आप कहेंगे आप तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, हमारे सर ने तो ये पढ़ाया है, हमने इस मैम से तो ये पढ़ा है। होता है ऐसा ना? तो बस यही पहचान है अपनी, इसी पहचान से आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हालांकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, उनके तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो गलत थोड़ी हो सकते हैं, उन्होंने हमको सही पढ़ाया है। देखिए सब्सक्राइबर से नहीं होता है कुछ, मैटर ये करता है कि कौन कितना ऑब्जर्व कर रहा है, कितना मेहनत करके आपको कंटेंट दे रहा है। यहाँ पे आंसर जो जाएगा वो जाएगा अपसारी चिंतन। किताबों में आंसर दिया है इसका, प्रतिभा दिया है कहीं पे, तो कहीं पे कुछ और दिया है। आप ऐसे तो मानेंगे नहीं, इसके लिए हमें एनसीईआरटी में जाना पड़ा। यहाँ पे आप बुक देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी मोहर लगी हुई है, यहाँ पे कहा जा रहा है, और यहीं से प्रश्न बनते हैं मुख्यतः। कहा जा रहा है अपसारी चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत चिंतन, प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता। देखिए यहीं से प्रश्न पूछा गया, लचीलापन, मौलिकता, प्रवाह। व्याख्या नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसका संबंध किससे है? विस्तारण दिया है, वही बात व्याख्या हो गई। तो इसका संबंध है अपसारी चिंतन से। आज के बाद गलत मत करना, अपनी किताब में सही कर लो आराम से, फिर आप
गलत नहीं करेंगे। इसके बारे में डिटेल से आगे दिया था, हर एक के बारे में डिटेल से दिया है, बट वो हमने यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो आप गलत मत करिएगा। अपसारी चिंतन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, सृजनात्मकता क्या है? 4 ऑप्शन पढ़िए। बुद्धि का एक प्रकार सृजनात्मकता नहीं है, तो सृजनात्मकता के बारे में यहाँ पे आपको सबसे सही ऑप्शन दिखेगा, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। मौलिक लिखा है ना, मौलिक का मतलब ही होता है कुछ नया करना, और यहाँ पे अपसारी भी लिखा था। अगर आप इतना ही देखे होते कि अपसारी चिंतन का संबंध है सृजनात्मकता से, तो पहला ऑप्शन सही होगा। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती। बस प्रश्न पूछने का तरीका बदला है, क्वेश्चन वही है। लिखा है ना, विद्यार्थी कैसा बच्चा है? ये सृजनात्मक बच्चा है। तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। उम्मीद करते हैं आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अन्य वीडियोस के लिए यहाँ पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट हमने लगा दी है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की कंप्लीट जो क्लासेस चलाई जा रही हैं चैप्टर वाइज, उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर हमने लगा दी है। क्लिक करके आप यहीं से वीडियो को प्ले कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।